तो चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में हम स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रिंग्स के टॉपिक को कवर करेंगे। लेट अस सपोज हमारे पास में कोई भी एक स्ट्रिंग है एंड उस स्ट्रिंग को हम प्लग कर रहे हैं फ्रॉम द सेंटर। जब हम इस स्ट्रिंग को, लेट अस सपोज हमने इस स्ट्रिंग को एंड से ऐसे होल्ड करके रखा हुआ है और किसी आयरन नेल के साथ में फिक्स कर दिया, तो जब हम इस स्ट्रिंग को सेंटर से प्लग करेंगे तो इसके जो सेंट्रल पार्टिकल्स हैं वो टू एंड फ्रो डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है जी। और ये चीज़ ऑब्जर्व कहाँ पे की जाती है? ये चीज़ ऑब्जर्व की जाती है जब भी कभी भी हम किसी भी सितार को बजाते हैं या फिर किसी गिटार को या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हम प्ले करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने के टाइम पे हम नोटिस क्या करते हैं कि हमारे कानों में जो साउंड वेव्स पड़ती हैं वो साउंड वेव्स हार्मोनिक वेव्स होती हैं और वो साउंड वेव्स टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द एयर पार्टिकल्स के हमारे कानों में ट्रेवल करने की वजह से पड़ती हैं। तो उन्हीं टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द एयर पार्टिकल्स को हम फिजिक्स की लैंग्वेज में नाम देते हैं ट्यून। ठीक है। तो जब भी कभी भी किसी भी सितार या किसी भी गिटार को बजाया जाता है, सो देयर आर लॉट एंड लॉट ऑफ ट्यून्स एंड ओवर ट्यून्स विच आर स्ट्राइकिंग आवर ईयर। ठीक है। उन्हीं ट्यून्स एंड ओवर ट्यून्स की फ्रीक्वेंसी को आज हम कैलकुलेट करेंगे और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके +1 एग्जाम के लिए। सहोदया इसको डालता ही डालता है। ठीक है जी। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। कुछ साल पहले तक तो ये टॉपिक श्योर टॉपिक्स में से एक था। पिछले 1-2 सालों में इसके आने की टेंडेंसी थोड़ी कम हो गई है, बट स्टिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है। अगर आपको स्कूल में ये टॉपिक करवाया तो आपको ये ज़रूर करके जाना चाहिए। ओके, तो हम बढ़ते हैं आगे। लेट अस सपोज हमारे पास में कोई भी एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग को मैंने इस तरह से प्लग किया है और इस स्ट्रिंग के मैंने दोनों के दोनों एंड्स को किसी हिंज के साथ में या किसी वुडन ब्लॉक के साथ में ऐसे फिक्स कर दिया। ठीक है जी। हिंज या वुडन ब्लॉक के साथ में फिक्स करने पर हुआ क्या, इसकी जितनी भी एनर्जी है वो आगे डेंसर मीडियम की तरफ को जा रही है। और पिछली क्लास में मैंने आपको बड़ा ही अच्छे से ये बात बताई है कि जब भी कभी भी डेंसर मीडियम के अंदर एनर्जी फ्लो करती है तो डेंसर मीडियम में फ्लो करने के बाद उसको रिफ्लेक्शन फेस करनी पड़ती है। सो दैट इज द रीजन, अगर हमने ये वाली वेव प्रोवाइड की है, अगर हमने बेटा ये वाली वेव प्रोवाइड की है तो एज अ रिफ्लेक्शन हमें ये वाली वेव, ये डॉटेड वाली वेव प्रोवाइड हुई है। ठीक है जी। ओके, तो ये वाला जो हिंज का पार्टिकल है, ये जो हमारी स्ट्रिंग है, ये टू एंड फ्रो इस तरह से मूव कर रही है और इस स्ट्रिंग के टू एंड फ्रो मोशन की जो वेलोसिटी है या फिर जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो हम बड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से? लेट अस सपोज हमारे पास वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है जी। तो अगर वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है तो हमें कोई बोले तो हम 1 अपॉन टाइम को क्या बोल सकते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो दैट मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। तो किसी भी वेव की जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? हमेशा उस वेव के डिस्प्लेसमेंट को हम हमेशा वेवलेंथ से डिनोट करते हैं। सो फॉर दैट रीजन मैंने इस डिस्प्लेसमेंट को यहां पर लैम्डा से डिनोट किया है। ठीक है। लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी एंड फॉर दैट रीजन हम इस फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो आपको आज के बाद कभी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन लैम्डा कहां से आ जाता है। 1 सेकंड का काम है भाई, आप देख सकते हो। सिंपल फॉर्मूला लगाया मैंने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वाला और 1 अपॉन टाइम पीरियड को मैंने बड़े आराम से फ्रीक्वेंसी लिख दिया और इस फ्रीक्वेंसी के साथ वाले लैम्डा को नीचे भेजकर ये फॉर्मूला हमारा आ जाता है। ठीक है जी। तो अगर कभी भी कोई रिलेशन में आपसे पूछ ले कि प्रूव करके दिखाइए दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, 1 मिनट का काम है। अब अगली बात, कोई भी एक वेव की कंप्लीट लेंथ या कंप्लीट इसके डिस्टेंस को, है ना, हम हमेशा किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो इसी प्रकार अगर ये वेव आधी हो तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे? लैम्डा बाय 2 से डिनोट करेंगे। अब मान लिया जाए मैंने यहां पर जिस स्ट्रिंग को प्लग किया है उस स्ट्रिंग की लेंथ है L। तो अगर बेटा उस स्ट्रिंग की लेंथ L है तो ये है कौन सी प्लकिंग? ये तो हाफ वेव बना रही है। तो हाफ वेव की लेंथ हमेशा कितनी मानी जाती है? हाफ वेव की लेंथ हमेशा लैम्डा बाय 2 मानी जाती है।
तो मतलब मैं यहाँ पर इसकी लेंथ को किसके बराबर रख सकता हूँ, लैम्डा बाई 2 के बराबर रख सकता हूँ। तो इसी कारण से ये जो लैम्डा है ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स लेंथ बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो अगर मेरे से कोई बोले कि कितनी फ्रीक्वेंसी है ये जो आपने स्ट्रिंग प्लग की है इसकी, तो मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को बोल दूंगा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। तो मैंने यहां पर बोल दिया फ्रीक्वेंसी इसकी जो है दैट इज वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, और ये जो वेलोसिटी अपॉन लैम्डा है इसके लैम्डा की प्लेस पर वी कैन ऑलवेज राइट 2 टाइम्स एल। तो ये जो फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, ये फ्रीक्वेंसी बन जाएगी v अपॉन 2l। आई होप सो इट इज वेरी क्लियर टू यू। तो इसीलिए हम ऐसा मानते हैं कि जब भी कभी भी हम किसी भी सितार को बजाते हैं या फिर किसी भी गिटार को हम बजाते हैं तो जो हम स्ट्रिंग को प्लग करते हैं, ठीक है ना, तो उस स्ट्रिंग को फंडामेंटली जो प्लग किया जाता है, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द स्ट्रिंग, दिस इज द कंप्लीट स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार, तो फिजिक्स हमें ऐसा बोलती है कि आप फंडामेंटली अगर इसको प्लग करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे प्लग कीजिए, ठीक है। और हार्मोनिक में, मतलब हारमोनियम्स में, इस सेंटर से प्लग करने को हम बोलते हैं सा, ठीक है ना। और इसके और भी बहुत सारे नोट्स बनाए जाते हैं, मतलब अगर मैं इसको ऐसे बीच में से दबा दूं, ठीक है, तो ये वेव किस प्रकार की बन जाएगी, मतलब मैंने ये वाली वेव भेजी है ना, अगर मैं इसको बीच में से ऐसे दबा दूं तो ये वेव कुछ इस प्रकार की बन जाएगी, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से ट्यूनिंग हमारे कानों में जो पड़ेगी वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इन जनरल पहले हम फर्स्ट वाले की बात करते हैं। तो फर्स्ट हार्मोनिक हमेशा कैसे क्रिएट किया जाता है, जब हम किसी भी स्ट्रिंग को इस तरह से प्लग कर देते हैं, और उस फर्स्ट हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके बराबर होती है, वेलोसिटी अपॉन 2l के बराबर होती है। तो इसीलिए हम इस फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी को नाम देते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या फिर हम इसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। समझ गए ना। तो थोड़ा और मैं अगर आपको विस्तार में समझाऊं, तो जब भी कभी भी गिटार को हमें बजाना होता है हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। हम अपनी मल्टीपल फिंगर्स को यूज कर करके इन स्ट्रिंग्स को ऐसे प्रेस कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस। तो बेटा प्रेस करने से होगा क्या, प्रेस करने से हमेशा फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी किसकी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी वो साउंड वेव्स की चेंज होगी जो हमारे कानों तक पहुंच रही है। तो हमें अलग अलग तरह की ट्यून सुनाई देंगे, ठीक है, ओके। अब साउंड वेव्स की सर फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज हो जाएगी, अगर आपके दिमाग में ये सवाल है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। जब मैं इन स्ट्रिंग्स को प्लग करता हूं तो होता क्या है, जितने भी एयर के पार्टिकल्स होते हैं आसपास वो सारे के सारे कंप्रेसिव फोर्स फील करते हैं। मतलब जब मैंने इस स्ट्रिंग को ऐसे प्लग किया तो स्ट्रिंग टू एंड फ्रो ऐसे मूव कर रही है, इसके जितने भी एयर के पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पर कंप्रेस हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पर कंप्रेशन हुई, फिर यहाँ पर रेयरफेक्शन हो जाएगी, फिर यहाँ पर कंप्रेशन हो जाएगी, फिर यहाँ पर रेयरफेक्शन हो जाएगी। इसी तरह से ऊपर भी यहाँ पर कंप्रेशन हो जाएगी, यहाँ पर रेयरफेक्शन, अगेन कंप्रेशन, अगेन रेयरफेक्शन, अगेन कंप्रेशन, अगेन रेयरफेक्शन। समझ गए ना मेरी पूरी बात। तो कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस, कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस प्रोड्यूस होंगी, और यही कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस हमारे कानों तक पहुंचती हैं, ठीक है जी, ओके। तो फर्स्ट हार्मोनिक यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, न्यू वन को बोलते हैं, और वो हमेशा किसके बराबर होती है, v अपॉन 2l के बराबर होती है। अब मान लिया जाए मैंने इस स्ट्रिंग को ऐसे दबा दिया, और अब की बारी हमारी जो वेव बनी है वो कुछ इस प्रकार की बनी है। क्योंकि ये वेव कौन से मीडियम में जा रही है, डेंसर मीडियम में, मतलब मैंने यहाँ लकड़ी का ब्लॉक लगाया हुआ है, डेंसर मीडियम में जा रही है, तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी इस तरह से। समझ गए। तो अगर बेटा ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, अब की बारी ये वेव जो बन गई है ये कंप्लीट वेव बन गई है, नो डाउट। जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो तो एल ही रहेगी, ठीक है ना। तो अगर ये स्ट्रिंग की लेंथ एल ही रहेगी तो फॉर वन कंप्लीट वेव लेंथ कितनी मानी जाती है, लैम्डा मानी जाती है। तो मैं यहां पर इसकी लेंथ को क्या बोल सकता हूं, यहां पर मैं इसकी लेंथ को लैम्डा बोल सकता हूं, ठीक है जी। तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला है बेटा, हमारी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है v अपॉन लैम्डा,
है ना, हमारी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है v अपॉन लैम्डा, तो क्योंकि यहाँ पर लैम्डा l के बराबर है तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी, v अपॉन l के बराबर बन जाएगी। तो इसीलिए जब हम एक बार ही दबाते हैं तो यहाँ पर भी कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शंस बनती हैं, यहाँ पर भी कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शंस बनती हैं, यहाँ भी कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शंस, यहाँ भी, और यहाँ पर भी सिमिलरली कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शंस बनती हैं। तो इसीलिए हम टू कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शंस को हमारे कानों में फील करते हैं, तो इसीलिए हमें वन ट्यून ओवर अनदर ट्यून फील होती है। दिस इज नोन एज ओवर ट्यूनिंग, ठीक है ना, मतलब एक ट्यूनिंग यहां से सुनाई देती है, एक ट्यूनिंग हमें यहां से सुनाई देती है, ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं ना म्यूजिकल साउंड्स हमें मिलती हैं, ठीक है। जितने भी म्यूजिक्स हैं वो सारे इसी प्रकार से ही प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या फील किया, हमने यहां पर यह फील किया कि ये जो फ्रीक्वेंसी बनी इसको हम बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये वाली फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आई, v अपॉन l के बराबर आई। अगर आप बात करो अपनी फर्स्ट हार्मोनिक के साथ में, तो फर्स्ट हार्मोनिक बेटा क्या थी, v अपॉन 2l, सेकेंड हार्मोनिक क्या है, v अपॉन l। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से कि जो हमारी सेकेंड हार्मोनिक है वो डबल है, किससे डबल है, फर्स्ट हार्मोनिक से डबल है, ठीक है जी। अब बात करते हैं थर्ड हार्मोनिक की। तो बेटा थर्ड हार्मोनिक में क्या हो गया, अब मैंने एक तरह से अपनी टू फिंगर्स का सहारा लिया, ठीक है जी। तो बेटा टू फिंगर्स का सहारा लेकर हुआ क्या, मैंने दो जगह से प्रेसिंग कर दी, ठीक है। दो जगह से प्रेसिंग करके अब मेरे को तीन कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, तीन कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शंस प्राप्त होंगी, एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से। तो ये और ट्यून्स इसमें ऐड हो गई, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, थर्ड हार्मोनिक। और थर्ड हार्मोनिक के अंदर अब क्योंकि वन कंप्लीट वेव की जो लेंथ है वो तो लैम्डा होती है, इसमें अगर मैं हाफ वेव को और ऐड कर दूं तो लैम्डा में क्या ऐड हो जाएगा बेटा, लैम्डा बाई 2 ऐड हो जाएगा। तो लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स लैम्डा बाई 2। आई होप सो इट इज वेरी क्लियर टू यू। तो अगर इसकी लेंथ की मैं बात करूं, ये लेंथ तो बेटा एल ही है ना, तो अगर ये लेंथ L है तो L हमारा यहां पर किसके बराबर होगा, 3 टाइम्स लैम्डा बाय 2 के बराबर होगा। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी, ओरिजिनल फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी इज वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, ठीक है ना। तो ऐसे में हमारी जो वेवलेंथ है वो बन चुकी है 2 टाइम्स L बाय 3। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ ना, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की प्लेस पर हम भरेंगे 2L और 3 आ जाएगा ऊपर, गॉट इट। अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखो तो मैं इस 3v अपॉन 2L को क्या लिख सकता हूं, 3 टाइम्स v अपॉन 2L, और v अपॉन 2L तो हमारी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी थी ना, मतलब फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी थी, तो फॉर दैट रीजन हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये बन गई 3 टाइम्स v1। तो आप यहां पर एक चीज देख सकते हो, जब फर्स्ट हार्मोनिक था वो था v अपॉन 2L, जब सेकेंड हार्मोनिक आया तो वो है v अपॉन L, मतलब फर्स्ट हार्मोनिक का डबल। जब थर्ड हार्मोनिक आया वो 3 गुना आया फर्स्ट हार्मोनिक का। अब फोर्थ हार्मोनिक की हम बात करेंगे, अब 4 ट्यून्स हमारे कानों में आएंगी, दैट इज व्हाई हम इसको क्या बोल रहे हैं, फोर्थ हार्मोनिक, ठीक है जी। तो इस प्रकार से हम यहां पर n हार्मोनिक वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर मैं फोर्थ हार्मोनिक की बात करूं तो दिस इज वन वेव, दिस इज सेकेंड वेव, ठीक है जी, वन वेव एंड सेकेंड वेव इस तरह से हो गई। और इसकी लेंथ तो कितनी रहेगी, L ही रहेगी। अब वन कंप्लीट वेव की जो लेंथ होती है उसको हम किससे डिनोट करते थे बेटा, लैम्डा से डिनोट करते थे। तो यहाँ पर 2 वेव्स हैं तो ये किसके बराबर होगी, 2 लैम्डा के बराबर होगी, और इसकी लेंथ तो L ही रहेगी, क्योंकि रस्सी तो मैंने, स्ट्रिंग तो मैंने वही गिटार जितनी ही ली है, गिटार की ही ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ऐसे में हमारी वेवलेंथ किसके बराबर हो जाएगी, L अपॉन 2 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, दिस वाज आवर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, दिस वाज आवर सेकंड फ्रीक्वेंसी, थर्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। और जो हमारी फोर्थ फ्रीक्वेंसी है, ये फोर्थ फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, ये फोर्थ फ्रीक्वेंसी हमारी होगी वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ के बराबर। वेवलेंथ को मैंने लिख दिया L बाई 2,
ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा 2 टाइम्स वेलोसिटी अपॉन एल। अगर मैं इसके अंदर 2 को मल्टीप्लाई कर दूं और 2 को डिवाइड कर दूं, 2 को मल्टीप्लाई और 2 को डिवाइड कर दूं, तो आप यहां पर अब देख सकते हैं कि ऊपर वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर बन गया 4 v अपॉन 2l, और v अपॉन 2l को हम बड़े अच्छे से जानते हैं, दैट इज न्यू 1, तो 4 टाइम्स न्यू 1 दिस विल बिकम, ठीक है ना। तो इसीलिए न्यू 4 हमारी किसके बराबर हो जाएगी, न्यू 4 हमारी हो जाएगी 4 टाइम्स न्यू 1 के बराबर। कैसे वो 4 टाइम्स न्यू 1 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये 4 टाइम्स v अपॉन 2l के बराबर होगी, देयरफॉर इट इज 4 टाइम्स न्यू 1, ठीक है ना। तो मैंने एकदम प्रॉपर वाले तरीके से आपको फर्स्ट हार्मोनिक का ग्राफ भी बता दिया, फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी कैसे निकली वो भी बता दी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कहां से निकला आपको वो भी बता दिया, ठीक है जी। सेकेंड हार्मोनिक के बारे में भी हमने प्रॉपरली सारा का सारा देख लिया, थर्ड हार्मोनिक के बारे में भी और फोर्थ हार्मोनिक के बारे में भी। इस तरह से ये सिलसिला चलता ही रहेगा एंड वी कैन प्रोड्यूस एज मेनी ट्यून्स एज वी कैन, ठीक है ना। मतलब जितनी ट्यून्स आप चाहते हो ना उतनी बना लो, यहां पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और जितना क्रिटिकल म्यूजिक आप क्रिएट करना चाहते हो उतना आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने यहां पर एक चीज नोटिस की कि फर्स्ट हार्मोनिक इज 1 टाइम्स न्यू 1, सेकेंड हार्मोनिक इज 2 टाइम्स न्यू 1। तो यहां पर फंडामेंटल हार्मोनिक किसको मानेंगे, फंडामेंटल हार्मोनिक हम इसको ही मानेंगे, ठीक है ना। तो अगर मेरे को कोई भी बंदा बोले इस तरह से कि nth हार्मोनिक क्या होगा, फोर्थ हार्मोनिक 4 टाइम्स न्यू 1 था, तो बेटा हमारा nth हार्मोनिक क्या होएगा, nth हार्मोनिक होएगा n टाइम्स न्यू 1, दिस विल बी n टाइम्स न्यू 1। आई होप सो इट इज वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। अब एक छोटी सी बात हम और करते हैं, उसके बाद ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा। ऑलरेडी हमने वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला सीख रखा है एट द इनिशियल स्टेज ऑफ आवर वेव्स एंड ऑसिलेशंस। वो वेलोसिटी का हमारा जो फॉर्मूला आया था वो आया था वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ टेंशन अपॉन मास। देखो, जब भी कभी भी किसी भी रस्सी को हम प्लग करते हैं तो उस रस्सी के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाती है। मतलब प्लग करने का मतलब है हम उस रस्सी को स्ट्रेच करने का प्रयास कर रहे हैं, तो स्ट्रेच करने के टाइम पे उसके अंदर एक टेंशन फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है। टेंशन मतलब वो उसके जितने भी आसपास के पार्टिकल्स हैं ना वो उसको इनिशियल पोजीशन पर लाना चाहते हैं, और जितनी ज्यादा वो टेंशन फोर्स होगी उतना ही ज्यादा ईगरली वो रस्सी अपनी मीन पोजीशन पर आना चाहेगा, मतलब उतनी ज्यादा उसकी वेलोसिटी होगी अप एंड डाउन जाने की। तो इसीलिए बेटर ट्यूनिंग के लिए हमें अपने सितार को टाइट करना पड़ता है ताकि उसकी टेंशन क्या हो, ताकि उसकी टेंशन उतनी ही ज्यादा हो जाए। तो इसी वजह से हमने ये फॉर्मूला डिक्लेयर किया हुआ है कि जो वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर द रूट ऑफ टेंशन अपॉन मास होता है। दिस टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जितनी ज्यादा तुम्हारी टेंशन होगी उतनी ही ज्यादा तुम्हारी रस्सी के अप एंड डाउन जाने की वेलोसिटी होगी। और दूसरी बात, जितनी तुम मोटी रस्सी लोगे उतना ही उसके पार्टिकल्स का मास ज्यादा होगा, उतनी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। इसीलिए अगर आप किसी भी गिटार को देखो उसकी स्ट्रिंग्स बहुत ही थिन होती हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मास को हमें क्या करना होता है, कम करना होता है, तभी वो स्पीड से अप डाउन जाएंगे ना, तभी वो बेटर ट्यूनिंग हमें प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है जी। ओके, तो इसी प्रकार से हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी थी, हमारी फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी अपॉन 2l के बराबर थी, ठीक है जी। अब मैं चाहूं तो इसकी वेलोसिटी की प्लेस पर क्या भर सकता हूं, मैं चाहूं तो इसकी वेलोसिटी की प्लेस पर अंडर रूट टी अपॉन एम भी भर सकता हूं। सो फॉर दैट रीजन हमारी जो फ्रीक्वेंसी नंबर 1 है वो बन जाएगी 1 अपॉन 2l अंडर रूट टेंशन अपॉन मास, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर कभी भी आपको कोई बोले कि प्रूव करके बताओ कि nth हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, वो nth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी n टाइम्स 1 अपॉन 2l अंडर रूट टी अपॉन m है, तो घबराना मत, बड़ा ही सिंपल है। वेलोसिटी का फॉर्मूला t अपॉन m था, फ्रीक्वेंसी क्या था, 1 अपॉन 2l इंटू वेलोसिटी,
है ना। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, तो nth की फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये आ गई, ठीक है ना। तो वैसे तो ये पूछते नहीं है, मेन बात हमारी पहले वाली थी, ठीक है जी। तो इसी के ही साथ में आपने प्रॉपर एडवांस तरीके से स्टेशनरी वेव्स जो स्ट्रिंग्स के अंदर प्रोड्यूस की जाती हैं उसको समझ लिया, ठीक है जी। प्रॉपरली इस वीडियो को 2 से 3 बार सुनिए ताकि इसके बीच के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही है।